केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात बिहार की करेंगे, जहां पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार बस कुछ ही क्षणों में थमने जा रहा है। और इससे पहले चरण में दांव पर सिर्फ 121 सीटें नहीं है, बल्कि नीतीश का नेतृत्व है, तेजस्वी की साख है, प्रशांत किशोर का भविष्य है और ओवैसी का मुस्लिम रहनुमा बनने का जो ख्वाब है वो भी दांव पर है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है और बिहार के 18 जिलों में जनता तय करेगी कि ताज किसके सर पर सजेगा। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन यानी आज जो माहौल बना वो बता रहा है कि बिहार की सियासत अब 2 ध्रुवों पर सिमट चुकी है। मुकाबला एनडीए बना महागठबंधन का है। एक तरफ मोदी, शाह, योगी और नीतीश की धुआंधार जोड़ी है, जिन्होंने पूरे दमखम से बिहार को डबल इंजन का भरोसा दिलाया है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी और राहुल जो बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार इस तरह के सवालों से सत्ता को घेरने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस बार खेल में नए खिलाड़ी के तौर पर जन स्वराज पार्टी भी है, जो सियासी समीकरणों में खलल डालने को पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार फिर से डबल इंजन पर सवार होगा, यहाँ महागठबंधन का इंजन हो सकता है कि रफ्तार पकड़े। बताएंगे आपको इस पर पूरा डिटेल। दूसरी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है, जहां बिहार की सियासी रणभूमि में मुकाबला सिर्फ दलों का ही नहीं है, खून के रिश्तों का भी है। जहां लालू यादव के 2 बेटे 2 दिशाओं में खड़े हैं, महुआ और राघोपुर अब सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि लालू कुनबे की महाभारत का केंद्र बन गए हैं। और जनता के सामने सवाल है कि वो किस तरफ जाए, कौन सच्चा यादव है, कौन सियासत का जयचंद है। जनता इसी बीच उलझी हुई है। एक तरफ तेजस्वी हैं, जिनके पास पार्टी, परिवार और पिता की विरासत का पूरा तंत्र है, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप जो खुद को कृष्ण बताते हुए भाई को अर्जुन से जयचंद अब कह रहे हैं। कुल मिलाकर यह चुनाव नहीं, सियासी धर्मयुद्ध जैसा दिख रहा है, जहां एक भाई दूसरे भाई के सामने खड़ा है। ऐसे में यह लड़ाई वैचारिक न होकर विरासत वाली लड़ाई में तब्दील हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। इस पर भी डिटेल देंगे। तीसरी खबर छपरा से, जहां पर सियासी वैतरणी पार करने के लिए प्रचार खत्म होने से पहले तुष्टीकरण कार्ड चल दिया गया है। आरजेडी के स्टार प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने वो कह दिया जिसने पूरे बिहार में सनातन पर संग्राम छेड़ दिया है। जिस धरती ने रामायण की परंपरा को जिया है, वहीं से अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मंदिरों की जरूरत क्या है। खेसारी का यह बयान सिर्फ विवाद नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति का नया चेहरा जैसा लगता है। आखिर ये कैसी सियासत जो वोट के लिए सनातन पर प्रश्न उठाने के से पीछे नहीं हट रही है। खबर के इस पहलू पर भी पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं प्रहार की, और बिहार में कैसे अब प्रचार पूरी तरह से खत्म होने पर आ गया है, इसी की सबसे पहले बात। तो चलिए आपको सीधे बिहार लेकर चलेंगे आप, जहां नेताओं का सियासी शोर खत्म होने वाला है और अब गेंद जनता के पाले में आ चुकी है। अब नेता नहीं, जनता के बोलने का समय आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में पहले चरण के लिए अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं जब प्रचार थम जाएगा। 5 बज गए और प्रचार थम गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले चरण के लिए प्रचार थम गया है। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। तो अब प्रचार थम चुका है, अब जनता के हाथ में है सब कुछ। नेता बोल रहे थे, लोगों के बीच जुड़ रहे थे, मंचों से बोल रहे थे। वो मंच से बोलना जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी जा सकते हैं, डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। और हमारे साथ एक बड़ी टीम जो ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है, जुड़ रही है। हमारे साथ पटना से अमृत जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दरभंगा से राघवेंद्र जुड़ रहे हैं, तारापुर से हमारे साथ सुमित जुड़ रहे हैं, गया से हमारे साथ अनामिका जुड़ रही है। एक बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले मैं अनामिका आपके पास आ रही हूँ। आपने तमाम सियासी दिग्गजों से बात की है, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जिनका इसी बार पहले चरण में मतदान होना है, जिनके लिए क्या हवा देख रही हैं आप वहां पर? और देखिए फर्स्ट फेज की खास बात यह है यहाँ पर कि इस फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर जिन पर वोटिंग होनी है 3,75,13,705
वोटर्स जो हैं किस्मत का फैसला करेंगे किसके, 1314 प्रत्याशियों के। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव प्रचार था वो अपने आप एक काफी महत्वपूर्ण था। प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव के रोजगार के वादे, तो वही एनडीए की ओर से सुशासन का दावा। और इसी बीच हम पहुंच गए हैं यहाँ पर चाय की नुक्कड़ पे, क्योंकि बिहार के लिए कहा जाता है कि बिहार पूरे देश को राजनीति सिखाता है और यही पर तय होता है चाय की चुस्कियों के साथ कि इस बार मतदाता के मन में क्या चल रहा है, इस बार जनता क्या मन बना रही है। प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन अब जनता के हाथ में है कि उनके मन में क्या चल रहा है, नेताओं की घोषणाओं को लेकर, उनके वादों को लेकर। चाचा, क्षेत्र में चुनाव प्रचार तो बहुत हो रहा है, किस पार्टी ने काम ज्यादा किया इधर? पार्टी में तो किसी ने अच्छा कोई काम नहीं किया है। अच्छा, कोई विकास ढंग का नहीं है, जो होना चाहिए इतना दिन में वो इतना दिन में नहीं हुआ। 40 साल में ऐसा कोई विकास नहीं है कि जो गया शहर को बहुत ही उपलब्धि दिया जा सके। एक एयरपोर्ट बना, एक रेलवे स्टेशन बना और कुछ विष्णुपथ मंदिर मन कॉरिडोर बन रहा है, यही है। ठीक है, देखिए ये वोटर के मन की बात है। ये का रोड का हाल क्या है? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लोग के दिमाग में चल रहे हैं। हाँ। आप बताइए, इलाके में विकास को लेकर क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? देखिए, विकास की अगर बात किया जाए तो खासकर गया नगर निगम और गया टाउन। ठीक है अनामिका, बीजेपी ऐसा लग रहा है कि वहां पर बहुत सारे मुद्दे लोगों के मन में घर कर चुके हैं और उसी हिसाब से वो आगे चलने वाले। हमारे साथ अमृत भी पटना से जुड़े हुए हैं। अमृत, आपके पीछे बहुत सारा यूथ मुझे नजर आ रहा है, जरा युवा किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में ज्यादातर आबादी जो है युवाओं की है, जरा पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, बात करते हैं और समझते हैं युवाओं को क्या चाहिए इस बार चुनाव में। इस बार आप कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा। तो ये बिहार है और बिहार की राजधानी पटना है, जहाँ तमाम जिलों के लोग पहुंचे हुए हैं। क्या है इस बार मुद्दा? ओनली बीजेपी। मुद्दा क्या है? मुद्दा बस रोजगार चाहिए हम लोग को। हम लोग युवा हैं, हम लोग को समय समय पे वैकेंसी चाहिए, जो कि अभी नीतीश कुमार की सरकार में देखी जा रही है। अभी देखिए एसआई का पोस्ट 1799 आया है, अभी रेलवे का पोस्ट आया था। क्या मिलता लगता है, रोजगार मिलेगा? बिल्कुल, अभी 2005 से देखिए आप, शिक्षा इतना आगे बढ़ रहा है बिहार में। पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेज बदला है बिहार, बहुत बदला। कितना बदला है बिहार? बिहार तो बहुत बदला है। बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए, 2004-05 के बाद जब नीतीश कुमार आए थे उसके बाद बिहार का ग्रोथ रेट देखिए। आज लोग बोलते हैं कि बिहार में क्या हुआ है, तो बिहार का विकास देखिए और ग्रोथ रेट देखिए। जो शाम के 5 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकल पाती थी, आज तो कोई ग्रोथ रेट दिखा रहा है, कोई सड़कें दिखा रहा है। अमृत, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, आप बहुत दिन से बिहार के अलग अलग इलाकों में गए हैं, आप पूरी हवा देख रहे हैं, ओवैसी भी है, जनसुराज भी है, कहाँ किस तरफ किधर झुकाओ, क्या महसूस हुआ आपको? देखिए, बिल्कुल हम मिथिलांचल भी गए, शाहबाद के इलाके में भी गए, मगध में भी गए, सीमांचल भी गए और आज हम इस वक्त मौजूद है तारापुर। वो तारापुर जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की साख दांव पर है। प्रचार यहां पर भी खत्म हो चुका है। कुछ दूरी पर लखीसराय है, वो विजय सिन्हा। मुद्दों की बात करें, क्योंकि पार्टी की अब रुझान की हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर युवाओं में रोजगार, लेकिन जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, रोजगार के साथ साथ हमें सुरक्षा सम्मान भी चाहिए। महिलाएं बड़ी संख्या में कहती हैं कि हमें सुरक्षा और सम्मान चाहिए। कुछ लोग हैं, उनसे मुद्दों पे भी बात करते हैं। क्या है मुद्दा? प्रचार तो खत्म हो गया तारापुर में। देखिए, हम लोग जो है विकास, जिस क्षेत्र में विकास, हम लोग का क्षेत्र में विकास हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, उसी को हम लोग युवा क्या चाहते हैं? हम लोग विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर है। रोजगार और विकास, यही मुद्दा है। रोजगार और यही रोजगार मिलना चाहिए। खुद आ गई। महिलाएं क्या चाहती हैं? वही विकास और रोजगार चाहिए। महिलाओं को विकास और रोजगार, सुरक्षा और सम्मान। हाँ, सम्मान। सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या थी, महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। अब महिलाएं बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं। आप लोग बाहर निकल के काम करती हैं? काम नहीं करते तो खाना काम मिलता है। जीविका दीदी सबका भी काम मिलता है। महिलाओं को और बच्चियों को साइकिल मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाओं को कैसी सरकार चाहिए? बढ़िया सरकार चाहिए। बढ़िया सरकार चाहिए। हाँ, मोदी जी। चलिए, वो अपना मुद्दों के साथ वो नाम बताने लग जा रही हैं। सुमित, बहुत ज्यादा भावुक है जनता, वो तय करेगी किधर किधर जाना है। हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, वहां का जो सियासी मिजाज आपने देखा परखा, मुद्दे क्या लगे आपको? अब प्रचार थम गया, अब जनता की बोलने की बारी है। बताइए जरा, जनता क्या बोल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आज प्रचार शाम 5 बजे, अभी कुछ मिनट पहले ही थम गया है। पूरी तरह से बंद
अब केवल जनता फैसला लेगी परसों सुबह वोट डाल के, और वह तय करेगी नए बिहार को कि बिहार में क्या चाहिए, वो जनता है। अब हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, डायरेक्ट इनसे पूछेंगे। चूंकि मैं दरभंगा में हूँ, ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम उतरी है, मैं भी दरभंगा का मिजाज सुबह से देख रहा हूँ। बहुत ही बड़े बड़े नेता यहाँ आए, रोड शो हुआ, रैली हुई, सभी दलों के नेता बिहार आए, यहाँ दरभंगा आए। तो दरभंगा का मिजाज जानेंगे, क्या क्या चाहते हैं, क्या माहौल है यहाँ का। इस बार यहाँ का आपको ज़्यादा उमेश सहनी का निकलने का चांस है, क्योंकि हर आदमी का एक ही विचार है, इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। जी, आप क्या कहेंगे भाई साहब? यहाँ जो है पहले दो ही पार्टी चल रही थी। अब एक तो पहले आपको बीजेपी है, एक आपको आरजेडी, लेकिन अब यहाँ तीसरा जो आपको आ गया है, जनसुराज आ गया है। अच्छा, जनसुराज भी आ गया है लाइन में। जी जी, वो जो माहौल है जनसुराज का, वो झाजी को दे दिए हैं, वो झाजी तो छोड़ेगा नहीं। और लोगों से बात करता हूँ। भैया आप बताइए क्या माहौल है बिहार का। जी ठीक ठाक है सर। हाँ, क्या इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। जी जी बिल्कुल बदलाव चाहिए। जी जी। और लोग हाँ, आप नौकरी रोजगार चाहिए सर, और क्या चाहिए, इंडस्ट्री सब बंद है यहाँ, कोई सब इससे सब। क्या चाहते हैं भाई साहब? क्या चाहते हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार चाहिए। चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बीजेपी सरकार। जब जब सूरज चांद रहेगा, योगी मोदी का नाम रहेगा। सीधी सी बात। जय श्री राम। बिहार में योगी मोदी का माहौल है टाइट। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या माहौल टाइट है? क्या भाई योगी मोदी का माहौल टाइट है बिहार में? इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यही फर्क, दम जीतेगा, पूरा जीतेगा। सरकार चाहिए। क्या कहेंगे? 1100 रुपया दैये, दाना दैये, वृद्धा पेंशन 1100 वेतन महीने महीने दे। तेजस्वी कह रहे हैं हम नौकरी देंगे। हाँ, तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी देंगे। हाँ, नहीं हमरा वह चाहिए, मोदी चाहिए। मोदी चाहिए, हमको मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। क्या चलिए राघवेंद्र, ऐसा लग रहा है कि सबके अपने पसंदीदा चेहरे हैं। जी सामान का भी दाम कम हो गया है, इसलिए बीजेपी सरकार चाहिए। बिल्कुल, सबके अपने पसंदीदा चेहरे, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। कोई मुद्दे देख रहा है, कोई चेहरे देख रहा है। अनामिका, आप जिस चाय की दुकान पर खड़ी हैं, जरा वहां पूछिए कि सड़क के अलावा और क्या मुद्दा रहा उनके लिए, और कौन कौन से बड़े चेहरे आए जिनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। आपने क्या महसूस किया, ये भी बताइए। और देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पे आपको कम से कम 5 साल के बाद ऐसा मौका मिलता है जब जनता तय करती है कि मुझे चेहरा पसंद है या मुद्दे पसंद है, रोजगार चाहिए या सड़कें चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए या मुद्दे उनके कुछ और। इसीलिए इसे महापर्व कहा गया है। भागीदारी सबकी अहम होनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं इलाके में चुनाव को लेकर के, विकास को लेकर? तो बहुत कुछ सोच रहे हैं मैडम, मगर एक मसला है कि जब से हम अपने होश संभाला है तब से हमने बीजेपी ही को वोट दिया है। आज मेरे साथ इतना बड़ा मसला हल हो गया, काशीनाथ मोड़ पर मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, मगर अभी तक कोई मुआवजा नहीं। डीएम कन भी हमने 7-10 को एप्लीकेशन लिख के दिया, मगर मेरा कोई काम नहीं हुआ। सिविल लाइन थाना में केस है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। अपनी व्यक्तिगत शिकायत है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या देख रहे हैं माहौल चुनाव के लिए? माहौल चुनाव के लिए माहौल तो ठीक ही ठाक चल रहा है। जो भी चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अच्छा। और हाँ, तो बड़े बड़े लोग चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, आपने भी देखा होगा। कौन सी पार्टी ने ज्यादा लग रहा है आपको कि इसकी हवा चल रही है, लहर चल रही है? तो इसमें तो प्रशांत कुमार का भी ठीक ही ठाक चल रहा है और कमल का भी ठीक ठाक चल रहा है। चलिए अनामिका, ठीक ठाक क्या चल रहा है? 14 नवंबर को पता चलेगा कि ठीक चला, ठाक चला, कैसा चला, पता चल जाएगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो देखिए, चुनाव प्रचार थम चुका है। हमारे सहयोगी ने आपको छटा दिखाई, कैसे अलग अलग जगहों पर कैसी रंगत है, कैसी रौनक है, और लोग बिल्कुल मूड में आ चुके हैं कि अब वो तय करेंगे कि क्या करना है। चुनाव प्रचार तो थम चुका, लेकिन बिहार में भाई वर्सेस भाई की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे एक दूसरे की जमीन छीनने में लगे हुए हैं। यहाँ विवाद कोई मेड़ काटने का नहीं है, बल्कि विवाद है वोट काटने का। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार में सियासत के सुपरहिट मंगलवार की कुछ तस्वीरें आपको यहां दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें देखिए, जहां मोतिहारी में अमित शाह पहुंचे, राघोपुर में राजनाथ सिंह नजर आए, सीमांचल में योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार किया है, तो भोजपुर में जेपी नड्डा ने कमान संभाली है। आज का दिन जो मंगलवार का दिन है, सुपर मंगलवार लगा, क्योंकि आज
चुनाव प्रचार थमने वाला था। ऐसे में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी और वो तस्वीरें आप देखिए जहां लोगों की भारी भीड़ भी इन जनसभाओं में देखने को मिली है। इस खबर पर हम वापस लौटेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद खबर आ रही है। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गए, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं हम, आप देखिए कैसे ये जो पूरी पैसेंजर ट्रेन है ये मालगाड़ी के ऊपर डब्बा चढ़ चुका है, यानी टक्कर बहुत भीषण हुई है। कुछ डब्बे डिरेल भी हुए हैं। हादसे में 2 यात्रियों के मौत की जानकारी मिली है। अभी कई घायल हो सकते हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है, जो अभी अपडेट मिला है। राहत बचाव कार्य जारी है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि टक्कर बहुत भीषण हुई थी। फुल स्क्रीन करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग वहां इकट्ठा हो चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई फंसा है तो उसे बाहर निकाला जाए। देखिए कैसे ये पैसेंजर ट्रेन, कौन सी पैसेंजर ट्रेन है इसको लेकर अभी और जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद आप देखिए कि ये जो डब्बे हैं वो मालगाड़ी के ऊपर आ गए। आप ये देखिए 2 लोगों की मौत हुई है, कई यात्री घायल हैं। राहत बचाव के लिए वहां पर टीमें पहुंच चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यह हादसा हुआ है, गतौरा स्टेशन के पास। और ये नई तस्वीर, ये देखिए ये नई तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए एक तरफ से आपको दिखाई दे रही है मालगाड़ी और एक तरफ से ये पैसेंजर ट्रेन के डब्बे कैसे चढ़े हुए हैं और लोगों को निकाला जा रहा है। ये रेस्क्यू की तस्वीरें हैं, ये रेस्क्यू की बिल्कुल ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव चल रहा है। भारी भीड़, प्रशासनिक जो लोग हैं उनकी मौजूदगी में लोगों को निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन मौजूद है। कुछ देर पहले की तस्वीरें जब ये हादसा हुआ, ये अभी ताजा तस्वीरें जो सामने आई है रेस्क्यू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर में यह हादसा हुआ है। एक ही ट्रैक पर आप देख रहे हैं कि एक पैसेंजर ट्रेन है और एक मालगाड़ी है जिनकी टक्कर हो गई है। एक्सीडेंट हो गया है लोकल ट्रेन का। और पैसेंजर ट्रेन है, कहां जा रही थी, क्या लोकल ट्रेन है, इसको लेकर और जानकारी का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी जो हमारे सामने आ रही है, बिलासपुर में यह हादसा हुआ, पैसेंजर ट्रेन है, ऐसे में लोगों की मौजूदगी रही होगी। 2 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। कई लोग घायल हुए हैं और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। बचाव कार्य समय चल रहा है मौके पर। ये राहत बचाव कार्य की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे अंदर से बोगी से लोगों को निकाला जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। बिलासपुर स्टेशन के पास ही यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी के ऊपर पैसेंजर ट्रेन चढ़ गई। ये टक्कर जब हुई है तो इस तरह से डब्बा क्षतिग्रस्त हो गया और ऊपर चढ़ गया मालगाड़ी के। ये देखिए लोगों को निकालने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि पीछे के डब्बे इंटैक्ट दिख रहे हैं, आगे का जो पूरा एरिया है वो ऐसा लग रहा है कि चढ़ गया है मालगाड़ी पर। 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। एक ही ट्रैक है ये जिस पर आमने सामने टक्कर हुई है। एक ही ट्रैक पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही गाड़ियां हैं, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन, और आपस में टक्कर हो गई है। और रफ्तार ज्यादा रही होगी जिसके चलते जो पैसेंजर ट्रेन का डब्बा है वो मालगाड़ी के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी मौके पर है। स्थानीय लोग भी पहुंच गए हैं मदद के लिए और लोगों को निकाला जा रहा है। जो लोग उस पैसेंजर ट्रेन के उस डब्बे में मौजूद थे, जो ऊपर चढ़ गया है या जिस तरह से हादसाग्रस्त हो गया है, ऐसे में लोगों को निकाला जा रहा है सुरक्षित। कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। ये बिलासपुर से हादसे की तस्वीरें आ रही हैं। आखिर लापरवाही किसकी थी, गलती किसकी थी, ये तमाम सवाल है, क्योंकि एक ही ट्रैक पर ये दोनों ट्रेनें दिखाई दे रही हैं, मालगाड़ी भी और ये पैसेंजर ट्रेन भी। एक ही ट्रैक पर कैसे आई, क्या समय पर जानकारी नहीं दी गई ड्राइवर्स को ट्रैक चेंज करने की, क्या गलती रही है, ये तमाम जांच का विषय है। लेकिन ये हादसा हुआ है बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास छत्तीसगढ़ में, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। ऐसे हादसे जब होते हैं तो बहुत लोगों को ट्रैवल करने में डर लगता है। क्या गलती हुई यहाँ पर, कहाँ लापरवाही हुई,
क्योंकि एक ही ट्रैक पर आना इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तो ऐसे में कई सवाल भी हैं। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, बिलासपुर में क्या होता है आपको अपडेट देंगे। लेकिन चलिए वापस बिहार की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रचार आज थम चुका है पहले चरण के लिए। बिहार में एनडीए के बड़े नेताओं का इस बीच आज के दिन जमावड़ा लगा रहा। महागठबंधन पर आज एनडीए के नेताओं ने पूरी ताकत के साथ अटैक किया है। मोतिहारी में अमित शाह मौजूद रहे, तो वहीं सीमांचल बेल्ट पे योगी आदित्यनाथ ने आज हवा बदलने की कोशिश की। ये सब कुछ होता दिखाई दिया। इस बीच आपको बताएं कि ललन सिंह का एक बयान उनके लिए मुसीबत खड़ी करने वाला बयान साबित हुआ है, क्योंकि आप समझिए कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसका वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर हो गई। आरजेडी ने ये वीडियो जारी किया था, और इस वीडियो में ललन सिंह ने एक नेता को वोटिंग के दिन घर में पैक कर देने की बात कही थी। आप भी सुन लीजिए कि बयान क्या दिया था। एक नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में तो ये वीडियो जारी किया गया। अब एक तरफ ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो दूसरी तरफ बिहार में भोजपुरी सुपरस्टार्स के बीच सियासी धर्मयुद्ध भी जारी है, जहां खेसारी लाल और दिनेश लाल निरहुआ आमने सामने आ गए हैं। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको भाई के बीच चल रही सियासी फाइट के बारे में जरा बता देते हैं। ये खबर भी बताएंगे, निरहुआ वर्सेस खेसारी वाली क्या खबर है। लेकिन पहले भाई वर्सेस भाई की बात, जहां तेजस्वी यादव के गढ़ में उनके बड़े भाई ने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया। तस्वीर आप देखिए, तेज प्रताप यादव ने अपने ही छोटे भाई के खिलाफ राघोपुर में चुनाव प्रचार किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे भारी भीड़ उन्हें लेने पहुंची, कितना उत्साह था। आप तस्वीर देखिए तेज प्रताप की। लालू यादव के दोनों बेटों की सियासी लड़ाई बिहार में ट्रेंड कर रही है। दोनों भाई एक दूसरे को सियासी शिकस्त देने के लिए बाहें चढ़ाकर घूम रहे हैं। तेज प्रताप ने राघोपुर में अपने भाई को घेरा है, तो वहीं महुआ में तेजस्वी ने भी तेज प्रताप पर बड़ा प्रहार किया है। तेजस्वी ने कहा है कि पार्टी ही माँ बाप भाई होती है, तो वहीं तेज प्रताप ने अपने भाई को बच्चा ही बता दिया। कहा कि चुनाव के बाद उन्हें झुंझुना पकड़ा देंगे। आप दोनों को सुनिए। पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। और लालटेन का झंडा महुआ से लालू जी का झंडा लहराएगा कि नहीं लहराएगा? और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। तेज प्रताप ने सिर्फ तेजस्वी को ही नहीं घेरा, बल्कि महागठबंधन के दूसरे बड़े चेहरे राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि राहुल सिर्फ मछली पकड़ते रह जाएंगे, और अगर उन्हें मछली बनाना इतना पसंद है तो राजनीति में क्यों आए, रसोईया ही बन जाते। ये बयान दे दिया है। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, और पॉल्यूशन फैलाना। हम मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, और रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। राघोपुर जाइए, चुनाव होगा मछली पकड़ने से सर। महुआ का माहौल क्या है सर? जिलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था, नेतागिरी में कहा आ गया। ठीक है, रसोईया होना चाहिए था उनको। फिलहाल राघोपुर और महुआ विधानसभा सीट को लेकर तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच जमकर डायलॉगबाजी चल रही है। क्या कहा गया है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। तेज प्रताप क्या कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई नादान है। तेजस्वी कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना पाला जाए। तेज प्रताप पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी अभी बच्चा है। तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि लालटेन पर बटन दबाएं। वहीं तेज प्रताप कह रहे हैं कि तेजस्वी को
झुनझुना पकड़ाएंगे। चुनाव के नतीजों के बाद तो भाई वर्सेस भाई की लड़ाई ऐसी आ गई है कि दोनों एक दूसरे पर छींटाकशी करने से बिल्कुल नहीं रुक रहे। सियासी लड़ाई अब सड़क पर भी देखने को मिल गई है। बीते दिनों महनार विधानसभा में एक चुनावी रैली के दौरान आरजेडी समर्थकों ने तेज प्रताप के काफिले को घेर लिया था। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी यहां पर भी की गई और तेजस्वी जिंदाबाद के नारे तेज प्रताप के सामने जानबूझकर लगाए गए थे। सुनिए जरा। और इन सब के बीच लालू परिवार तेजस्वी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। उनकी बहन और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी का पक्ष लेते हुए एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्हें भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी के पास चाहे पूरे एनडीए के पास लालू परिवार को गाली देने के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। उनकी कुछ अपनी उपलब्धि है ही नहीं। प्रधानमंत्री 5 साल पहले भी इवन मेरे चुनाव पार्लियामेंट्री चुनाव में भी आकर के वहाँ पे मेरे छपरा में उन्होंने बोला था कि 1 साल पहले 5 साल पहले वो 5 साल से वो चीनी मिल अभी तक इंतजार ही कर रहा है कि कभी चीनी मिल भी खुलेगा। एक सुई का फैक्ट्री तो खोले नहीं, तो क्या बात करेंगे? तो ये लोग कट्टा की बात करेंगे, तलवार की बात करेंगे, यही सब उनको। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच सियासी डायलॉग बाजी चल रही है। तेज प्रताप अपने छोटे भाई को बच्चा बता रहे हैं, वहीं तेजस्वी पार्टी को ही अपने पिता और भाई कह रहे हैं। और इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या भाई भाई की इस लड़ाई में यादव वोट कट जाएगा, और अगर कट जाएगा तो किसके पाले में जाएगा? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेज प्रताप तेजस्वी के बीच डायलॉग बाजी। चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। तेज प्रताप की चुनौती, बच्चा है तेजस्वी। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। यादव वोट बटेगा, तेज प्रताप को कितना मिलेगा? ये वो सवाल है जो बिहार की सियासत में गूंज रहा है। लालू के दोनों लाल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और राजनीति का ये रंग भी देखने को मिल रहा है जहां एक भाई ही भाई को हारते देखना चाहता है। महुआ में तेजस्वी ने कदम रखा तो तेज प्रताप का हेलीकॉप्टर भी राघोपुर पहुंच गया। खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अपना अर्जुन बताने वाले तेज प्रताप आज खुलकर कह रहे हैं कि तेजस्वी अभी बच्चा है, उसे चुनाव के बाद झुनझुना पकड़ाएंगे। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर फिर जाएंगे राघोपुर। कृष्ण की भूमिका में तेज प्रताप ने गीता का श्लोक पढ़ते हुए अपने भाई के खिलाफ राघोपुर में हेलीकॉप्टर उतारा और कहा कि हम पापियों का नाश करने आए हैं। मेरा भाई अर्जुन नहीं बना, अब राघोपुर में मेरा उम्मीदवार अर्जुन बनकर तेजस्वी से टक्कर लेगा। बिहार चुनाव में दो भाइयों के बीच इस महाभारत की लड़ाई में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं चल रहा, लेकिन शब्दों के बाढ़ इस कदर चलाए जा रहे हैं कि आज ये दुश्मनी का रूप ले चुका है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी भी अपनी पार्टी और परिवार की लड़ाई में उलझ गए हैं। तेजस्वी के साथ में पूरी पार्टी और परिवार है, लेकिन पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को वो इस चुनाव में अपना दुश्मन मानते हैं। तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ महुआ में कहा, कोई अपना पराया नहीं, पार्टी ही माँ बाप भाई है। पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता, पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। और लालटेन का झंडा महुआ से लालू जी का झंडा लहराएगा कि नहीं लहराएगा? तेजस्वी की इन बातों का जवाब तेज प्रताप ने कुछ यूं दिया कि राघोपुर में हेलीकॉप्टर उतारने के बाद उन्होंने पार्टी नहीं बल्कि जनता को ही माँ बाप भाई बता डाला। ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग नेता को जनता को भरमाने का काम कर रहा है और कह रहा है कि पार्टी सब कुछ होता है। हम तो कहेंगे कि जनता सब कुछ होता है, जनता ही सब कुछ होता है। हम कहें कि जनता सब कुछ होता है, जनता
अभियंता है और वही सरकार बनाता है, वही सरकार चलाता है। भाई भाई की इस लड़ाई को बिहार की जनता देख रही है, तो वहीं लालू यादव भी अपने बेटों को लड़ते हुए देख रहे होंगे। लेकिन भाई भाई की इस लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल तो सिर्फ ये है कि क्या राघोपुर और महुआ का यादव वोटर बंटने वाला है, और अगर बंटता है तो किसे फायदा मिलेगा? तेजस्वी को, जिनके पास पार्टी, पैसा, पावर, परिवार सब कुछ है, या फिर तेज प्रताप को, जो आज अकेले ही इस जंगे मैदान में कूद पड़े हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बिहार में 6 सीटों पर वोटिंग का समय घटा दिया गया है। प्रशासनिक कारणों से यह फैसला लिया गया है। पहले चरण की 6 सीटों पर वोटिंग का समय घटा है। शाम 5 बजे तक ही सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा में वोटिंग होगी। ये 6 सीटें हैं जिनमें 5 बजे तक ही वोटिंग होगी। बाकी 115 सीटों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक जो टाइमिंग है उसी टाइम पर वोटिंग की जाएगी। तो 6 सीटों पर प्रशासनिक कारणों से मतदान का समय 1 घंटा कम किया गया है। सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से यह फैसला लिया गया है। देखिए, अब एक तरफ तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच सियासी जंग छिड़ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार भी आजकल सियासी फाइट में उलझे हुए हैं। इस बीच खेसारी लाल यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री उन पर टूट पड़ी है। कहा क्या है बताएंगे आपको। दिनेश लाल निरहुआ ने तो उन्हें यदमुल्ला तक कह डाला है। वहीं इस पूरे विवाद की वजह है खेसारी का वो बयान जहां उन्होंने सनातन को टारगेट करने की कोशिश की, और यही वजह है कि अब बीजेपी के भोजपुरी सितारे उन पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। खेसारी लाल पर सबसे बड़ा हमला उन्हीं की इंडस्ट्री के भोजपुरी कलाकारों ने बोला है, जिनमें उन्हें सनातन विरोधी बताया गया है। सुन लीजिए जरा। हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं हो, गलती काल है, ठीक है काल है। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर्चर को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब के लिए बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। और देखिए, इस बीच खेसारी लाल यादव ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि दिनेश लाल और पवन सिंह उनके आदर्श जरूर हैं, लेकिन कर्मदाता नहीं। सुनिए खेसारी ने क्या कहा। मेरा उनसे व्यक्तिगत, अभी तो उन्होंने तत्काल ही बोला है कि मैं एक पानी पे नहीं रहता। कभी मैं बोलता हूं कि पवन भैया के कारण मैं यहाँ पे हूँ, दिनेश भैया के कारण मैं यहाँ पे हूँ। तो भाई गाया तो मैं था, नाचा तो मैं था, राइटर तो मेरा था, हर चीज तो मैंने की थी। उनके कारण अगर मैं आपको आदर्श बना लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे कर्मदाता हो गए और भगवान हो गए। आप बड़े भाई हैं। खेसारी पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा है, तो वहीं बीजेपी सांसद और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने भी उन पर हमला बोलते हुए कहा कि खेसारी लाल पर दल का असर हो गया है। उन्हें भी सुनिए। खेसारी कल तक तो मंदिर ही करते थे, पता नहीं कौन सी वो पढ़ाई है जो महागठबंधन में जाते ही राम मंदिर के विरोधी हो गए। उनके कई गाने हैं उसके पक्ष में। और खेसारी बाबू को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भैया बाबू, राम मंदिर बनने के पहले ना दशरथ हॉस्पिटल बना था, जो देश का वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है। तो पता करना होगा। आप अपने स्टडी से बोलो, आप अपने उन नेताओं के स्टडी से बोलोगे जो लोग पढ़ाई लिखाई में विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर एक्सीडेंट होंगे। अब ये सियासी बखेड़ा खड़ा कैसे हुआ, तो पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं हुआ क्या है। खेसारी के एक बयान से ये सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनता तो बेहतर होता, खेसारी ने ये कहा, और बाद में कहा कि मंदिर जरूरी लेकिन अस्पताल भी चाहिए। मॉडिफाई किया अपने बयान को। खेसारी ने कहा कि भगवान दिल में, मंदिर में सिर्फ मूर्ति होती है।
इस पर निरहुआ ने हमला बोला, कहा कि राम विरोधी यादव नहीं यदमुल्ला है। वहीं रवि किशन ने कहा कि राम विरोधियों का अंत निश्चित है। मनोज तिवारी को भी अभी आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि दल का असर है, वो सनातनी नहीं रहे, पहले सनातनी हुआ करते थे, उनके बहुत से गाने हैं राम मंदिर को लेकर। अयोध्या के संत क्या कह रहे हैं कि राम भक्तों का अपमान है और ऐसे में गिरफ्तारी होनी चाहिए खेसारी की। अब एक सवाल तो ये भी है कि खेसारी लाल ने सनातन को लेकर जो बातें कही हैं, क्या वो यही बात किसी और धर्म के लिए भी कह सकते थे? और क्या सनातन पर टीका टिप्पणी करने से ही सियासत चमकाई जा सकती है, या फिर सनातन पर उंगली उठाना ही कुछ दलों के लिए राजनीति का नया फैशन बन चुका है? बिहार चुनाव में सनातन पर संग्राम, नया विवाद खड़ा हुआ, खेसारी वर्सेस निरहुआ। बिहार की जमीन इस वक्त सियासी बैटल ग्राउंड बन चुकी है। रोज नए सियासी विवाद अंकुरित हो रहे हैं और इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है वो भोजपुरिया जंग, जिसके केंद्र में है बिहार के सुपरस्टार। छपरा में आरजेडी प्रत्याशी सेलिब्रिटी खेसारी की चर्चा हर जुबान पर है। खेसारी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और यही वजह है कि खेसारी जहां भी जाते हैं अच्छी खासी भीड़ उनके पीछे पहुंच जाती है। इस भीड़ को देखकर ही खेसारी अनुमान लगाकर बैठे हैं कि छपरा से उनकी जीत पक्की है। छपरा जिस दिन विजय होगा ना, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान जानेगा कि ये खेसरिया को छपरा वालों ने कितना प्यार दिया है। रैलियों में भारी भरकम भीड़ देखकर कलाकार से नए नवेले नेता बने खेसारी को ये गुमान तो होना ही था, लेकिन खेसारी ये बात भूल गए कि उनकी रैलियों में आने वाली भीड़ उनके नेता रूप को नहीं बल्कि कलाकार रूप को देखने पहुंच रही है। खेसारी को जनता एक नेता नहीं बल्कि एक कलाकार के रूप में ही पहचानती है और ये भीड़ उनके स्टारडम की भीड़ है। असल में हकीकत ये है कि वो जिस राजनीति के मैदान में बैटिंग के लिए उतरे हैं उसमें जनता के मुद्दे और जनभावना ही मायने रखती है, वरना एक पल में नेता से वापस अभिनेता बनने में भी देर नहीं लगेगी। हिंदू आस्था पर सवाल उठाने वालों को जनता क्या जवाब देगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम तो गया है, लेकिन आखिरी दिन किस राजनीतिक दल की तरफ से कैसी बैटिंग की गई है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मोर्चा संभाला और सीमांचल बेल्ट पर पार्टी का प्रचार किया, धुआंधार प्रचार किया है, तो वहीं आज दरभंगा, लखीसराय, समस्तीपुर, गोपालगंज भी वो पहुंचे थे। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं रोड शो जहां पर हुआ योगी आदित्यनाथ का, और भारी भीड़ यहां मौजूद रही। वहीं सीएम योगी ने बिहार में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बुलडोजर का जिक्र कर दिया और कहा कि बिहार में भी ये बुलडोजर माफिया पर चलने वाला है। सुनिए। हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वो डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। गृहमंत्री अमित शाह भी मोतिहारी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए अब सत्ता में कोई वैकेंसी ही नहीं है। जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं। मोदी जी ने 11 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया। नीतीश बाबू और मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए हैं।
इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। और गृह मंत्री ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तेजस्वी के गढ़ राघोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार का विकास यूं ही जारी रहेगा। बिहार के विकास का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी, तो 10 साल में इन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। 2 लाख करोड़ केवल दिया था। और जानते हैं, जब से हम लोगों की सरकार आई है, 10 साल में हम लोगों ने, बहनों भाइयों, 15 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिया है। जब भी इन लोगों की सरकार आती है, बिहार पर ब्रेक लग जाता है। और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी अथवा एनडीए की सरकार होगी, वहां विकास की गति सर्वाधिक। देखिए, मेन लड़ाई तो एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है, लेकिन कुछ छोटे दल भी तेजस्वी के लिए सरदर्द बन रहे हैं। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो राजनीति से रिटायरमेंट लेने के बाद क्या करेंगे, पहले ये बताएं। यादव पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। अब चुनाव हार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले 2,500 रुपया देंगे, फिर नौकरी देंगे, अब 30,000 रुपया देंगे। और देखिए, सिर्फ जनसुराज ही नहीं बल्कि हैदराबाद से आकर ओवैसी भी बिहार में तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको ये जो दिखा रही है, तस्वीर देखिए, क्योंकि ओवैसी ने आजकल बिहार में ही घूमने का फैसला किया। घूम रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं कि आरजेडी जैसी पार्टियों के लिए दरी बिछाना बंद कर दीजिए। ओवैसी सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर भी हमलावर है। उनका कहना है कि चाहे एनडीए हो यहाँ महागठबंधन हो, सभी बिहार के दुश्मन हैं। सुनिए ओवैसी कैसे निशाना साध रहे हैं। याद रखिए, जिसको सुनाई नहीं देता तुम्हारा गम, जो तुम्हारे आंख में आंसू है उसको देख नहीं सकता, जो तुम्हारी नाइंसाफी को अपनी नाइंसाफी नहीं समझ सकता, बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता, वो तुम्हारे वोट का हकदार नहीं है। ये चाहते हैं कि कभी जिन गांव का नाम हमने लिया वहां पर कभी नदी कटाव का काम ना हो। ये चाहते ये है कि हमारे बच्चे ना पढ़े, ये चाहते ये है कि हमारी बेटियां तालीम याफ्ता ना बने, ये चाहते ये है कि हमारे किसानों को उनकी फसल का रेट ना मिले। ये सीमांचल के दुश्मन है। और चलिए, बिहार चुनाव में क्या चल रहा है एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा बता देते हैं, पूरी समरी आपके सामने रख देते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है 5 बजे। 18 जिलों की 121 सीटों पर प्रचार थम चुका है और इन सीटों पर मतदान 6 नवंबर को होगा। एनडीए की ओर से मोदी, शाह, योगी, नीतीश सभी ने प्रचार किया, बड़े चेहरों ने। और महागठबंधन से तेजस्वी, खड़गे, राहुल, प्रियंका उतरे थे मैदान में। मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच है। कुछ सीटों पर जनसुराज और एआईएमआईएम भी प्रभावी हैं। सीटों पर 1314 उम्मीदवार हैं। 3.75 करोड़ प्लस मतदाता हैं। 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए। 102 सामान्य हैं। 19 SC सीटें हैं। पूरी सुरक्षा, सशस्त्र बलों की तैनाती, मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर पूरा प्रयास है। बुधवार शाम तक ईवीएम, वीवीपैट जैसी सामग्रियां पहुंच जाएंगी, जिसके बाद सारा काम शुरू होगा। आपको यह भी बताएं कि 6 सीटों पर 1 घंटे पहले ही मतदान रोक दिया जाएगा सुरक्षा कारणों से, प्रशासनिक कारणों से। बाकी 115 सीटों पर जो ओरिजिनल टाइम है, सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होती रहेगी। चलिए, बिहार की सियासत से आपको सीधा पाकिस्तान लेकर चलते हैं, जहां पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि अगर दाम सही हो तो पाकिस्तान में तो हर चीज बिकाऊ है। पाकिस्तान की ये जो लाइन है, ये बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है, वो सही कीमत मिलने पर अपनी आवाम का भी सौदा करने से नहीं चूक रहा है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे पाकिस्तान चारों ओर से घिरा हुआ है, उस पर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, इस्लामाबाद की तस्वीरें हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में जोरदार धमाका हुआ है। ये आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में धमाका होने के बाद पाकिस्तान दहल उठा। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आतंक को पालने का नतीजा क्या होता है। ये पाकिस्तान का वो हश्र है जो उसने खुद तय किया है। और
और चलिए अब देखिए, सौदेबाजी पाकिस्तान के हुक्मरानों की पुरानी आदत है। आप तस्वीर भी देख रहे हैं, कभी वो परमाणु हथियारों का सौदा करते हैं, कभी रेयर अर्थ मिनरल्स का, तो कभी अपने जमीर का। अब मुल्ला मुनीर ने अपने सैनिकों का ही सौदा कर दिया है। आपको हैरानी होगी, मुल्ला मुनीर ने गाजा के मुसलमानों की जान की कीमत तय कर दी है। पाकिस्तान की जो जल्लाद ब्रिगेड गाजा में तैनात होगी, उसका रेट चार्ट मुनीर ने इजराइल को ईमेल कर दिया है। एक सैनिक की तैनाती के बदले मुनीर कई $1000 मांग रहे हैं इजराइल से। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देखने वाला पाकिस्तान कैसे उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहा है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं थोड़ी डिटेल इस पर। मुनीर के एक सैनिक की कीमत 9 लाख रुपए तय की गई है। कहां भेजा जाएगा? गाजा में तैनाती की जा रही है। और किसके खिलाफ लड़ेगी पाकिस्तानी सेना? आप ये जान लीजिए, आपको हैरानी होगी, हमास के खिलाफ। उसी हमास के खिलाफ जिसके वो रहनुमा बनते हैं, जिसके वो खैरख्वाह बनते हैं, जिसके लिए बयानबाजी करते हैं, इजराइल को कहते हैं कि हम देश ही नहीं मानते। अब उसी इजराइल से पैसे के लिए ये अपने सैनिकों का सौदा कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने कहा है कि गाजा में तैनात होने वाले एक पाकिस्तानी सैनिक के बदले उसे $10,000 चाहिए, लेकिन इजराइल पाकिस्तान की सही औकात जानता है और इसीलिए वो पाकिस्तानी सैनिकों को कौड़ी के भाव में खरीदना चाहता है। इजराइल को पता है कि जिस मुल्क के सैनिक कायर और बुज़दिल हों, उन पर क्यों ज्यादा डॉलर लुटाना, और यही वजह है कि डॉलर का मुकाबला जो है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। इजराइल ये सीधे कह रहा है कि हम इतने पैसे नहीं देंगे। मुनीर पैसे मांग रहा है, मुनीर कह रहा है कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन इजराइल ने क्या कुछ तय किया, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल दे देते हैं। देखिए, मुनीर कह रहा है कि $10,000 चाहिए, लेकिन इजराइल ने क्लियर किया है कि हम $100 का ऑफर दे रहे हैं। 10,000 और 100 का फर्क आप समझ रहे हैं, यही कीमत आकी है इजराइल ने। अब आप सोचिए, मुनीर के लिए भी उनके पास ऑप्शन तो है नहीं, उन्हें चाहिए तो पैसे। अब चाहे वो अपने सैनिकों को भेज के इजराइल के लिए भेज रहे हैं, ये थोड़ी हैरानी की बात है। खैर, फील्ड मार्शल मुनीर ने इजरायली अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ कर उनका ऑफर तो मान लिया है, हो सकता है मान ले, क्योंकि मुनीर को खाने के लाले पड़े हुए हैं। युद्ध लड़ने तक के पैसे उनके पास नहीं बचे, इसीलिए वो अब अपने सैनिकों की बोली लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे। और इजराइल कह रहा है तो इजराइल को ही देने को तैयार है। मुनीर डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनकी फौज का सौदा ही क्यों ना हो। अपने सैनिकों को बेचकर मुनीर क्या क्या कर सकते हैं वो भी जरा समझ सकते हैं। इन पैसों का आखिर क्या करेगा पाकिस्तान? IMF को 4 सालों की किश्त एडवांस दे सकता है पाकिस्तान। विदेशी मुद्रा भंडार में 33% बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को 3 से 4 फाइटर जेट मिल सकते हैं। 1 महीने के लिए पाकिस्तान में महंगाई थोड़ी कम हो सकती है। बिजली कंपनियों का 60% पुराना कर्ज चुकता हो सकता है। यही सब सोच के कहीं ना कहीं मुनीर कह रहा है कि चलिए अब अपने सैनिकों को भी हम पेश कर देते हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को इजराइल के रहनुमा के तौर पर पेश कर देते हैं और उन्हें हमास के सामने खड़ा कर देते हैं। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।